जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू बीएससी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे और अपनी स्टडी को फाइनल टच दे रहे होंगे। साथियों, सामाजिक विज्ञान के पेपर की तैयारी के लिए एकदम महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज में आज साथियों लास्ट बार होने जा रहा है आर्थिक मेमोरी को लेकर के, मतलब कि अर्थशास्त्र को लेकर के। इंग्लिश में से बोलते हैं इकोनॉमी। साथियों, ये एक ऐसा टॉपिक होता है जिससे सवाल आते ही आते हैं और आज इस क्लास में आपको साथियों 60 प्लस एमसीक्यू का मेरा वादा है। मैं पूरा का पूरा एमसीक्यू करवाऊंगा, बस आप लास्ट तक बने रहेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए साथियों शुरू करेंगे आज क्लास को। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहला प्रश्न हम सभी के लिए लिखे है। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है एक व्यक्ति की आय। नंबर एक देश की वस्तुओं और सेवाओं से अर्जित आय, एक देश के आधे से अधिक सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आय, राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर आय, उपयुक्त सभी। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी सही है। राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर प्राप्त जो भी हमारा धन प्राप्त होगा उसे प्रति व्यक्ति आय माना जाता है। मतलब कि अगर हमारा मान लेते हैं कि हमारे फैमिली का निकालेंगे, हमारे फैमिली की जो इनकम है, जो आय है वो 50 रुपया है, और मान लेते हैं हमारे फैमिली में 7 मेंबर्स हैं, तो प्रति व्यक्ति आय निकालना है, 7 से भाग कर देंगे तो प्रत्येक व्यक्ति की हमें इनकम पता चल जाएगी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है मानव विकास सूचकांक या सूचक इसे बोलते हैं 2018 के अनुसार किस देश की स्थिति उच्चतम स्तर पे है। बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, नेपाल। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, श्रीलंका। यहाँ पे सन इंक्लूड है 2018 के अनुसार, क्योंकि ये साथियों बदलता रहता है समय के अनुसार, लेकिन अभी हाल ही में कोई रिपोर्ट नहीं आया है, इसलिए हम 2018 को लेकर के चलते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं। कुल आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय या सभी। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगला सवाल, निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा स्थान है। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। तो 2016 के अनुसार श्रीलंका का साथियों भारत से ऊंचा स्थान है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मेघालय। साथियों ऑप्शन नंबर ए सही है, हरियाणा। हरियाणा में साथियों प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है भारत के अंदर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से देश में से मानव किस देश में से मानव सूचकांक के लिहाज से किस देश की स्थिति आने से बेहतर है। आने नहीं होता साथियों, अन्य होता है। क्या होता है? अन्य होता है, मतलब औरों से बेहतर है। ओके, ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार। ऑप्शन नंबर डी से म्यांमार की जो स्थिति है वो इन देशों से बेटर है, अच्छी है। अगला सवाल, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी से इनमें से सभी। अगर किसी भी देश के विकास को हम निर्धारित करना चाहते हैं तो वहाँ व्यक्ति की आय को देखेंगे, शिक्षा को देखेंगे और उसकी एजुकेशन पॉलिसी को भी देखेंगे, तभी हम इसके विकास के बारे में अनुमान लगा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है। विकसित मतलब जिसके पास सभी सुविधाएं हैं और स्वयं के आधिकारिक चीज हों। नंबर 1 ब्राजील, भारत, फ्रांस, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी से फ्रांस। फ्रांस एक विकसित देश की लिस्ट में आता है। ओके, मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। 125वां, 124वां, 129वां, 130वां। ऑप्शन नंबर डी सही है, 130वां स्थान हमें प्राप्त हुआ था। अगला सवाल, निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। हमारे ये सब क्या है, पड़ोसी देश हैं, लेकिन भारत से बेहतर हमें ढूंढना है उस पड़ोसी देश का नाम। ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी से श्रीलंका जो है मानव विकास के लिहाज से साथियों भारत से बेटर है। इसलिए मैं कहता हूँ भारत में आबादी तो बहुत बढ़ गई, लेकिन जो अच्छी चीज़ें बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ी हुई। अगला सवाल, सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए प्रति व्यक्ति आय,
औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से सभी जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? औसत आय, राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही, औसत आय। देखिए एक ही सवाल को घुमा घुमा के 3 बार इसी सवाल को पूछ लिया है, इसलिए सवाल कैसा भी हो, अगर आपको सवाल समझ में नहीं आएगा तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ तोड़ मरोड़ के जैसे भी सवाल पूछा जाए समझने का प्रयास जरूर करिए। ओके, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? साथियों साक्षरता का मतलब कहाँ पर अधिकतर लोग पढ़े लिखे हैं? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश। साथियों ऑप्शन नंबर सी सही, केरल। केरल साक्षरता के मामले में सबसे अधिक है वे भारत के अंदर। ओके, अगला सवाल, विकास का महत्वपूर्ण घटक है आय, औसत आय, राष्ट्रीय विकास, उच्च विकास। ऑप्शन नंबर बी सही है साथियों, औसत आय। अगर औसत आय अच्छी होगी तो साथियों वहाँ का विकास भी बहुत अच्छा होगा। अगला सवाल, शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है। शिशु मृत्यु अनुपात का मतलब होता है कि कैसे मृत्यु अनुपात है, बच्चों के मरने का अनुपात क्या है, रेशियो क्या है, उसको कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में हमें जवाब देना है। 1000 जीवित बच्चों पर, 800 जीवित बच्चों पर, 500 जीवित बच्चों पर, 100 जीवित बच्चों पर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 1000 जीवित बच्चों पर शिशु मृत्यु दर को निकाला जाता है। वर्ष 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी? ओके, तो नंबर 1 68.8 वर्ष, 72.8 वर्ष, 75.8 वर्ष, 67.8 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए से 68.8 वर्ष जो थी 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी, मतलब जन्म से लेकर के जो आयु संभव की जा सकती थी वो 68 वर्ष की गई थी। ओके, आगे लिखा है, भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले 2 राज्यों का नाम। मतलब वह 2 राज्य जहाँ पे ज़्यादा शिशु मृत्यु हो रहा है, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, बिहार और गोवा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम। यहाँ पे डी लिख लीजिएगा, यहाँ डी होना चाहिए। ओके, तो साथियों ऑप्शन नंबर साथियों ए सही है, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला जवाब, अगला सवाल, वर्ष 2017 से 18 द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत श्रम को रोजगार प्राप्त था? ऑप्शन नंबर 49%, 11%, 15%, 25%। तो इसको आपको कमेंट में बताना होगा। तो साथियों क्वेश्चन 19 का ऑप्शन नंबर डी से 25% ऐसे लोग थे जिनको रोजगार द्वितीय क्षेत्र में मिला हुआ था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न रोजगार के नाम से भी जाना जाता है? अति रोजगार, नियमित रोजगार, अनियमित रोजगार, अल्प रोजगार। तो ऑप्शन नंबर डी सही, अल्प रोजगार को साथियों प्रच्छन्न रोजगार के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का आधार पर विभाजित है रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव, उद्यमों के स्वामित्व, उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या। ऑप्शन नंबर डी सही है, उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या। जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र हो किस पे आधारित है? मजदूरों के ऊपर, श्रमिकों के ऊपर। अगर श्रमिक अच्छे मिल गए उनका व्यापार अच्छा होगा, श्रमिक अच्छे नहीं मिले उनका व्यापार अच्छा नहीं होगा। ओके, अगला सवाल, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डाटा क्षेत्र की गतिविधि है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, सूचना प्रौद्योगिकी। सही ऑप्शन नंबर ए सही है, प्राथमिक क्षेत्र में ही उत्पादन क्षेत्र आता है। ओके, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाई गई थी? इसी को मनरेगा भी कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। चाहे मनरेगा पूछे, चाहे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार पूछे, उसका जवाब एक ही होगा। ऑप्शन नंबर ए 2008, 2010, 2005, 2000। ऑप्शन नंबर सी सही है साथियों, 2005 में साथियों मनरेगा की शुरुआत हुई थी। ओके, अगला सवाल, औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, चतुर्थ क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी सही है साथियों, द्वितीय क्षेत्र के अंदर आर्थिक क्षेत्र को रखा गया है। क्वेश्चन 25 लिखा है,
सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन नंबर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही है, तृतीय क्षेत्र में साथियों सम्मिलित किया गया है। किसको? सेवा क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 26 का, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है उद्योग, कृषि, व्यवसाय, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही है, कृषि। कृषि क्या है? भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसी को कृषक क्षेत्र कहते हैं? किसी को कृषक क्षेत्र कहते हैं? किसी को नहीं, मतलब साथियों किसको बोल सकते हैं? किसको कृषि क्षेत्र कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, चतुर्थ क्षेत्रक। ऑप्शन नंबर ए से प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आती है? खनन, बर्तन बनाना, भवन निर्माण, सिलाई। ऑप्शन नंबर ए सही है, खनन। खनन किसके अंतर्गत आता है साथियों? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। सवाल चाहे सीधा पूछे या उल्टा पूछे, हमको जवाब सही ही देना होगा। अभी तक साथियों हम लोग 28 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। हमें कहाँ पहुँचना? 60 प्लस प्रश्नों को पहुँचना है। बस थोड़ा और इंतजार करिए, सभी प्रश्नों को मैं समझा दूंगा, बस आपको उसको याद करना हो। अगला सवाल, द्वितीय क्षेत्रक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक, खनन क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक, कृषक क्षेत्रक। ऑप्शन नंबर सी सही है, औद्योगिक क्षेत्रक। औद्योगिक क्षेत्रक किसके अंतर्गत आता है? द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत। और द्वितीय क्षेत्रक को और किस नाम से जाना जाता है? औद्योगिक क्षेत्रक। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? मछुआरा, शिक्षक, डाकिया, व्यापारी। ऑप्शन नंबर ए से है, मछुआरा। मछुआरा जो है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो अधिकतर व्यापार को लेकर के होता है। ओके, तो जो भी प्राकृतिक होते हैं इसको भी याद रखिएगा। अगला लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कृषि मजदूर, बैंक मैनेजर, राजपत्रित श्रमिक, सैनिक। ऑप्शन नंबर ए से कृषि मजदूर जो होता है वो व्यक्ति संगठन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 32, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आर्थिक क्षेत्रक है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। ऑप्शन नंबर सी सही है, तृतीयक। तृतीयक जो है वो प्रौद्योगिकी आर्थिक एवं सूचना के अंतर्गत आता है। अगला सवाल, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय स्टेट बैंक जिसे बोलते हैं, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर डी सही है, भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई जिसे शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म आ जाएगा तभी टिक लगाएंगे, और सब तो पूरा नाम लिख करके आएगा तभी टिक लगाएंगे, लेकिन सवाल को समझ के तभी टिक लगाइएगा। अगला सवाल, वर्ष 2012 में भारत के प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत परिवारों के साख का स्रोत व्यावसायिक बैंक थे? ऑप्शन नंबर ए 35%, 18%, 25%, 40%। ऑप्शन नंबर सी सही है, 25% साथियों। 2012 में साथियों जो प्रति व्यक्ति 1000 ग्रामीणों में था वो 25% लोग ही थे जो अपना बैंक में व्यावसायिक बैंक का काम करते थे। ओके, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 35 का है, औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है? मतलब जो कर्ज मिलता है किसको अधिकतर मिलता है? समृद्ध परिवार को, गरीब परिवार को, अमीर परिवार को, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों जो अमीर परिवार होते हैं उन्हें ही औपचारिक ऋण प्राप्त होता है, इस बात को याद रखिएगा। अगला सवाल, भारत में रुपये के प्रयोग को कौन वैधता प्रदान करता है? विश्व बैंक द्वारा, कानून द्वारा, यूएनओ द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा। साथियों ऑप्शन नंबर बी सही है, कानून द्वारा। पैसे को जो साथियों वैधता मिलती है या रुपयों को जो भारत के अंदर वैधता मिलती है वो कानून के द्वारा मिलता है, इस बात को याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? 1960 ईस्वी, 1980 ईस्वी, 1970 ईस्वी, 1950 ईस्वी। सदस्य नंबर 20 सी सही है, 1970 ईस्वी। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना जो हुई थी 1970 ईस्वी को हुई थी। अगला सवाल, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकार निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा? बैंकों द्वारा, सदस्यों द्वारा, गैर संस्थाई संस्था द्वारा, कोई नहीं। सत्य ऑप्शन नंबर बी सही है, सदस्यों के द्वारा ही ऋण या बचत संबंधी निर्णय लिए जाते हैं। जो आपके गांव में समूह वगैरह चलते होंगे उसकी बातें की गई हैं। अगला सवाल, विदेशी व्यापार किन के मध्य होता है? दो देशों के मध्य, दो प्रदेशों के मध्य, दो नगरों के मध्य, दो गांवों के मध्य। ऑप्शन नंबर ए सही है, दो देशों के बीच जो विदेशी व्यापार होता है लगभग 2 या 2 से अधिक देश होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अगला सवाल,
विश्व व्यापार संगठन WTO, इसका शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा कि यह स्थापना किस वर्ष हुई थी। विश्व व्यापार संगठन, इस बात को याद रखिएगा, 1991, 1994, 1992, 1995। तो साथियों विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी वो साथियों 1995 हुई थी। अगला सवाल, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1993, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1990 और 1 जनवरी 1985। सब में 1 जनवरी है और साथियों शुरुआत के 2 डिजिट भी सही हैं पर लास्ट के 2 डिजिट सही नहीं है, सब में बराबर। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं कि WTO की स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे साथियों, ये हुई 1995 में। चूँकि 1 जनवरी सब में काम मन है इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1 जनवरी 1995 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है पूंजी, लाभ, सेवाएं, कर। ऑप्शन नंबर साथियों ए से पूंजी। पूंजी जो होगा तभी उत्पादन को बेस्ट बना पाएंगे आप। अगला सवाल, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है। ऑप्शन नंबर ए नए कारखाने की स्थापना, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही है। जो वहाँ पर कंपनी पहले से है उसमें अगर आप साझा करते हैं तो साथियों आपकी कंपनी का, आपके बिजनेस का उस राष्ट्र के अंदर बढ़ने का अवसर मिल ही जाता है। साथियों क्वेश्चन नंबर 44 लिखा है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। सभी लोगों के, विकसित देशों के लोगों के, विकासशील देशों के श्रमिकों के, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर से बी सही है, विकसित देशों के लोगों को साथियों वैश्वीकरण जो है जीवन स्तर में सुधार को पहुंचाई है। अगला सवाल, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू किया गया या शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए विकसित देश, विकासशील देश, अल्प विकसित देश, निर्धन देश। ऑप्शन नंबर ए सही है साथियों, विकसित देशों के द्वारा सर्वप्रथम साथियों विश्व व्यापार संगठन का बुलावा किया गया, शुरुआत किया गया। अगला सवाल, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जेनेवा, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी से जेनेवा। जेनेवा में साथियों विश्व व्यापार संगठन की ऑफिस भी है, इस बात को याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? चाय, खाद्यान्न, जूट का सामान, कच्चा पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर डी सही है, कच्चा पेट्रोलियम। कच्चा पेट्रोलियम साथियों हम लोग विदेश से आयात करते हैं, मतलब खरीदते हैं और यहाँ पर साथियों शुद्ध करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 लिखा है, भारत का अधिकांश विदेश व्यापार होता है सड़क मार्ग द्वारा, समुद्री मार्ग द्वारा, रेल मार्ग से, वायु मार्ग से। ऑप्शन नंबर साथियों बी सही है, समुद्री मार्ग से। समुद्री मार्ग के द्वारा साथियों भारत का अधिकांश व्यापार होता है। अगला सवाल, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? वर्ष 1991, वर्ष 1989, वर्ष 1995, वर्ष 1960। ऑप्शन नंबर ए सही है, वर्ष 1991 में साथियों आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हो गई थी। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य है IMF का, WTO का, नाटो का, वर्ल्ड बैंक का। साथियों ऑप्शन नंबर ए बी सही है, WTO का। साथियों WTO क्या है? विश्व व्यापार संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाए रखना। ओके, अगला सवाल है साथियों, भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में हुआ? उपभोक्ता जागरूकता, सामाजिक बल, अनैतिक व अनुचित व्यवसाय, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए सही है, उपभोक्ता जागरूकता के रूप में साथियों भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ओके, अगला सवाल साथियों लिखा है, इनमें से बाजार में शोषण का रूप है। इनमें से बाजार में शोषण का रूप है। ऑप्शन नंबर ए कम वजन तौलना, अतिरिक्त शुल्क जोड़ना, मिलावटी सामान बेचना, यह सभी। तो यह सभी आजकल अगर देखते होंगे आप बाजार में तो क्या है, कम भी कहीं कहीं तोला जा रहा है, कहीं कहीं क्या है शुल्क अधिक से जोड़ लिया जाता है, कहीं कहीं क्या है मिलावटी सामान मिल रहा है। तो ये सब क्या है, बाजार में शोषण ही तो हो रहा है। जैसे मैंने यह सभी का चुनाव किया। अभी तक हम लोग साथियों 50+ प्रश्नों को कर चुके हैं, 60+ प्रश्नों तक पहुँचना है। बस आपको धैर्य बनाए रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज पढ़ लो, आज के बाद नहीं कहूँगा। अभी जो मैंने कहा अब नहीं कहूँगा, इसका मतलब ये नहीं पढ़ने के लिए नहीं कहूँगा, इसका मतलब ये कहूँगा कि ये मत पढ़ो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ो। तो उसके अगला सवाल, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? अक्टूबर 2005 में, मार्च 2005 में, जनवरी 2006 में, अप्रैल 2007 में। ऑप्शन नंबर साथियों ए सही है, अक्टूबर 2005 में साथियों सूचना के अधिकार का पारित किया गया। अगला सवाल,
एक मार्ग किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? उपभोग वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, सेवा वस्तुएं, खाद्य पदार्थ। सदो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए एक मार्ग होता है। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में जरूर आया होगा। सदर एक मार्ग जो होता है वो खाद्य पदार्थों के लिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नहीं होता है। समय रहते ही हम लोगों ने गलती को सुधारा, जिससे होगा क्या कि हम लोग पेपर में गलती नहीं करेंगे। तो एक मार्ग किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? खाद्य पदार्थों के लिए होता है। अगला सवाल, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 22 फरवरी, 24 नवंबर, 24 दिसंबर। ऑप्शन नंबर डी सही है, 24 दिसंबर। दिसंबर देख करके ही लगाइएगा, यानी कि नवंबर में ठोक दो। तो सर तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस साथियों 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके, अगला सवाल, उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? पुलिस स्टेशन, सिविल न्यायालय, उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र, जिला अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी सही है, उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र अगर जाएगा उसे जल्दी न्याय मिलने का प्रयास होगा, उसे जल्दी न्याय मिलेगा। अगला सवाल, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1982, 1984, 1985, 1986। ऑप्शन नंबर डी सही है, 1986। 1986 में साथियों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया। अगला सवाल, 1960 के दशक में किस कारण व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ? अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी व कालाबाजारी, खाद्य पदार्थ व खाद्य तेल में मिलावट, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी से उपयुक्त सभी। जब बाजार में अधिकतर कुछ उपद्रव होने लगता है, कुछ अपराध होने लगता है, तो एक न एक आंदोलन का निर्णय हो जाता है और रूप ही ले लेता है। ओके, अगला सवाल, इनमें से किस दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं बृहद स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन का कार्य करने लगी थी? 1960 के दशक, 1970 के दशक तक, 1980 के दशक तक, 1990 के दशक तक। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1970 के दशक तक क्या हुआ था कि जितनी भी उपभोक्ता संस्थाएं थी वो अच्छी तरीके से उपभोक्ता के अधिकार को दिलाने लगी थी। ओके, अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को कब अपनाया? 1984, 1985, 1986, 1987। 1985 में साथियों इन्होंने साथियों राष्ट्रीय हित में संयुक्त राष्ट्र की दिशा में निर्देशों को अपनाया। किसने अपनाया? संयुक्त राष्ट्र ने। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आया होगा। अगला सवाल क्या करें? कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए एक न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। इस बात को याद रखिए। तो क्वेश्चन में 61 का साथ ऑप्शन लिखा है, 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर से सीधे 3 स्तरीयों पे, 3 स्तर पर किसी भी उपभोक्ता को न्याय दिलाया जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर लिखा है, यदि कोई मुकदमा राज्य स्तर के न्यायालय में खारिज कर दिया जाता है तो उपभोक्ता किस स्तर के न्यायालय में अपील कर सकता है? ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय स्तर, जिला स्तर, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर से ए सही है, राष्ट्रीय स्तर। जब वो मुकदमा राज्य स्तर पे मतलब हाई कोर्ट से निरस्त कर दिया गया हो उसे आप सुप्रीम कोर्ट पे ले जा सकते हैं। अगला सवाल, एक जागरूकता उपभोक्ता बनने के लिए डाटा प्राप्त करने की जरूरत होती है। निपुणता और ज्ञान इनमें से कोई नहीं। साथ ऑप्शन नंबर सी से निपुणता और ज्ञान। अगर कोई अच्छा क्या है साथियों उपभोक्ता है तो उसको क्या चाहिए? निपुणता और ज्ञान दोनों चाहिए। अच्छे सामान खरीदे, अच्छे दाम में खरीदे, जिससे क्या होगा? उसका पैसा बचेगा, उसका स्वास्थ्य बचेगा। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने अभी तक शुरू से लेकर अंत तक बताया है आप लोग ध्यान दिए होंगे तो आपको समझ में आया होगा। जो मैंने वादा किया था 60+ MCQ को लेकर के, वो वादा मैंने पूरा किया। और आज इस क्लास के बाद साथियों सामाजिक विज्ञान के साथ साथ जो मैं अर्थशास्त्र पढ़ा रहा हूँ इस वक्त, साथियों सामाजिक विज्ञान के जितने भी खंड होते हैं उन सभी के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों MCQ करवा दिया है। अगर आपने अभी तक उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है जाके प्लेलिस्ट पे जाके चैनल्स पे देख लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, उन सभी वीडियोज़ को देख लेंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। इस बात को याद रखिएगा, आपका नंबर 100 में 100 आ जाएगा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे। उम्मीद करता हूँ साथियों आज की क्लास से आपको सीखने को मिला होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स से पूछ लो, अगर कुछ समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और अपने सभी दोस्तों को शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास से आपने कुछ सीखा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।